जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से 1947 तक माना जाता है। यूरोपियों का आगमन भारत में 1498 से 1947 माना जाता है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यूरोपियों का आगमन भारत में क्यों हुआ, यानी इसका कारण क्या था। तो भारत में व्यापार समृद्ध था। पहला नंबर तो ये है कि भारत का व्यापार समृद्ध था, इस वजह से। दूसरा, यूरोपियों का आने का कारण भारत में यूरोपियों को मसाले और व्यापार की खोज करना था। तीसरा, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। पश्चिमी देशों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा अधिक बढ़ गई, इसलिए नए बाजार की तलाश में भारत की खोज हुई। और ये जो जितने भी व्यापार यूरोपीय व्यापार का आगमन हुआ, वे सभी जल मार्ग से भारत आए थे। भारत में यूरोपियों का आगमन का क्रम क्या रहा, ये हम आइए देखते हैं। तो भारत में यूरोपियों का आगमन में सबसे पहले आगमन पुर्तगाली का हुआ। पुर्तगाली का आगमन 1498 से 1961 माना जाता है। डचों का आगमन, दूसरा यूरोपीय कंपनी, 1602 से 1759 एडी माना जाता है। ब्रिटिशों का आगमन 1608 से 1947 माना जाता है। डेनिश 1616 से 1868 माना जाता है। डेनिश कंपनी का आगमन। फ्रांसीसियों का आगमन 1664 से 1953। ये भारत में आने का क्रम हुआ। ये पुर्तगाली कंपनियां जितनी भी थी, वो भारत में एक एक करके कौन किसके बाद आया, ये क्रम था। पर कंपनी जो बना, उसका क्रम थोड़ा अलग है। उसका क्रम ये है, उसका क्रम हम देखते हैं। यूरोपीय कंपनी का बनने का क्रम। यूरोपीय कंपनी बनने का क्रम है, सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी जो भारत में बनी, वो 1500 एडी में बनी। वो पुर्तगाली कंपनी थी। तो भारत में प्रथम कंपनी जो स्थापित हुई पुर्तगालियों की थी, वो 1500 एडी में बनी। दूसरा कंपनी बना ब्रिटिशों का। आगमन में तो डच का है दूसरा नंबर में, पर कंपनी बनाने के क्रम में ब्रिटिश सेकंड नंबर पे आते हैं, जो 1600 एडी में बना है। डच कंपनी 1602 में बना। ये तीसरे कंपनी बनाने के क्रम में डच तीसरे नंबर पे है, और आगमन के क्रम में डच दूसरे नंबर पे आते हैं, और कंपनी मतलब बनाने के क्रम में ये तीसरे नंबर पे आते हैं। तो डचों का कंपनी भारत में 1602 में स्थापित हुआ। इसके बाद आते हैं डेनिश। डेनिश चौथे नंबर पर है कंपनी बनाने के क्रम में। ये 1616 में अपनी प्रथम कंपनी स्थापित करते हैं भारत में, 1616 में। फ्रांसीसी 1664 में भारत में कंपनी स्थापित करते हैं। सबसे अंतिम जो कंपनी स्थापित होता है भारत में यूरोपियों का, वो है फ्रांसीसी कंपनी। वो है फ्रांसीसी कंपनी जो 1664 में बनी। तो पहला कंपनी का हम देखते हैं, जब पुर्तगालियों का आगमन भारत में कैसे हुआ, इसको हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। पुर्तगाली कंपनी का आगमन भारत में कैसे हुआ तो पुर्तगाली कंपनी जो भारत में आई, ये जो पुर्तगाली कंपनी
पुर्तगाली कंपनी 1500 में जो 1500 एडी में भारत में बना, उसकी शुरुआत कैसे होती है ये देखते हैं। पुर्तगाल के राजा इमैनुअल थे। और वहाँ के प्रिंस थे हेनरी द नेविगेटर। ये हेनरी द नेविगेटर इमैनुअल के पुत्र थे और इन्होंने जो हेनरी द नेविगेटर हैं, इन्होंने ही दिक्सूचक यंत्र की खोज की। दिक्सूचक यंत्र यानी रास्ता दिखाने वाला यंत्र जो समुद्र में मार्ग दिखाता है, ये उसी का खोज किए थे हेनरी द नेविगेटर। ये प्रिंस थे कहाँ के, तो पुर्तगाल के प्रिंस थे। ये इमैनुअल जो राजा थे उनके पुत्र थे हेनरी द नेविगेटर। बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि दिक्सूचक यंत्र का खोज किसने किया, तो इन्होंने ही, ये जो हेनरी द नेविगेटर है, इन्होंने ही दिक्सूचक यंत्र की खोज की। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो भारत में प्रथम पुर्तगाली और यूरोपीय भी इसको कह सकते हैं, यूरोपीय यात्री जो थे वो भी वास्को डी गामा ही थे, पर इसको हम पहले पुर्तगाली के तौर पे ही देखते हैं कि प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन थे, तो वास्को डी गामा जो 1498 में आए थे। वास्को डी गामा 1498 में भारत आए। ये प्रथम पुर्तगाली यात्री थे जो 1498 में आए, वास्को डी गामा। ये जिस रास्ते से भारत आए थे, वास्को डी गामा, ये जिस रास्ते से भारत आए उस रास्ते का नाम था केप ऑफ गुड होप। ये भारत आए केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत आए। ये जब यहाँ भारत जब पहुँचे गुजरात के समीप, तो इनके सहायक बने अब्दुल मानिक इसके सहायक बने। इसको पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, पर हमने यहाँ सहायक लिखा, थोड़ा आसान होगा इसलिए। तो ये पथ प्रदर्शक कौन थे, वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक बने थे अब्दुल मानिक। ये गुजरात के थे। 20 मई 1498 को कालीकट कोझिकोड केरल के पास स्थित कंपड नामक तट पर उतरा था वास्को डी गामा। कालीकट में कब उतरे, तो 20 मई 1498 को कालीकट केरल के तट पर के पास स्थित कप्पद नामक तट पर उतरा था वास्को डी गामा। यहाँ के शासक जम्बोरिन थे। कालीकट पर जहाँ वास्को डी गामा जहाँ उतरे वहाँ के शासक जम्बोरिन थे। कालीकट के शासक कौन थे, तो जम्बोरिन थे। इन्होंने इनका स्वागत किया वास्को डी गामा का जम्बोरिन ने भव्य स्वागत किया कालीकट में। यहाँ वास्को डी गामा ने मसाले खरीदे। यहाँ वास्को डी गामा 1499 में वास्को डी गामा मसाले खरीदता है और वापस 1499 में लौट जाता है। 1499 में वास्को डी गामा वापस लौटा और वापस जाके पुर्तगाल में जब इन मसालों को बेचा तो 60 गुना लाभ अधिक कमाया। तो लाभ कितना अधिक कमाया, तो 60 गुना अधिक लाभ कमाया वास्को डी गामा। यहाँ जब कालीकट केरल में आए तो यहाँ से उन्होंने मसालों का व्यापार किया। मसाले खरीद कर जब वापस गए पुर्तगाल तो वहाँ उन्होंने 60 गुना अधिक लाभ कमाया मसालों को बेचकर। दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था, तो फिर इसके बाद दूसरा पुर्तगाली यात्री भारत आया। उसका नाम था कैब्राल। पूरा नाम है पेड्रोज कैब्राल। ये 1500 एडी में भारत आया। पेड्रोज कैब्राल 1500 एडी में भारत आया। इसने भी यहाँ आया, मसाले खरीदे और वापस जाकर 60 गुना लाभ इसने भी अधिक कमाया।
वास्को डी गामा जिस तरह भारत आए और मसाले खरीद कर वापस गए और 60 गुना लाभ कमाया, उसी प्रकार ये कैब्राल पेड्रोस कैब्राल जो 1500 एडी में दूसरा पुर्तगाली यात्री बनकर आए, इन्होंने भी यहाँ से मसाले खरीदे और वापस जाकर यूरोप ये पुर्तगाल में बेचे, तो इन्होंने भी मसाले पे 60 गुना ज़्यादा अधिक लाभ कमाया। वास्को डी गामा दूसरा बार आते हैं भारत। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आए हैं 1502 में। वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार भारत आते हैं। भारत में पुर्तगाली व्यापार की अनुमति लेने के लिए वास्को डी गामा को पुर्तगाल के राजा इमैनुअल ने 1502 में फिर भेजे हैं। यहाँ के राजा जो जम्बोरिन हैं, केरल के राजा जो कालीकट के राजा थे, यहाँ उन्होंने व्यापार की अनुमति के लिए वास्को डी गामा को 1502 में भेजे हैं। वहाँ का राजा इमैनुअल ने वास्को डी गामा को भेजा, किस लिए? तो व्यापार की अनुमति के लिए भेजा गया था वास्को डी गामा को। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन केरल में 1503 में लगा। 1503 में कोचीन केरल में पुर्तगालियों की कंपनी स्थापित हुई। तो इसी प्रकार भारत में पहला पुर्तगाली कंपनी कौन है? तो नहीं, मतलब पहला यूरोपीय कंपनी स्थापित होता है पुर्तगालियों का। भारत में यूरोपियों का पहला पुर्तगाली कंपनी ही है जो स्थापित हुआ था भारत में। और ये प्रथम वायसराय जो थे इसके पुर्तगालियों के प्रथम वायसराय थे, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये आए थे 1505 से 1509 तक रहे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 तक प्रथम वायसराय रहे पुर्तगालियों के। जब यहाँ स्थापित हुआ फैक्ट्री, तो अल्मेडा जब बना तो पुर्तगाल के प्रथम वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 से 1509 तक रहे। इनके कुछ कार्य हैं इस प्रकार। अल्मेडा 1505 से 1509 तक रहे और ये प्रथम वायसराय थे। अल्मेडा जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है वो प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। और नौसेना का विकास इन्होंने ही किया हिंद महासागर में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने नौसेना का विकास किया हिंद महासागर में। इन्होंने व्यापार को समृद्ध बनाया। पुर्तगाली जो हैं प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इन्होंने व्यापार को समृद्ध बनाया। ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। ब्लू वाटर पॉलिसी को ही कहते हैं शांत जल की नीति। शांत जल की नीति को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाया। इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे अरेबियन, मिस्र और तुर्की। पुर्तगालियों के प्रतिद्वंदी थे जब जब भारत में अपना व्यापार यहाँ समृद्ध यानी स्थापित किया, तो इनके प्रतिद्वंदी के रूप में थे अरेबियन यानी अरब, मिस्र और तुर्की थे। थोड़ा आगे देखते हैं हम इसको। पंद्रह 1508 में हिंद महासागर में युद्ध होता है। 1508 में हिंद महासागर में युद्ध हुआ। हिंद महासागर में युद्ध कब हुआ? तो 1508 में हुआ। 1508 में हिंद महासागर में युद्ध हुआ।
इस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हार जाते हैं और इनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। 1508 में हिंद महासागर में युद्ध हुआ और यह युद्ध पुर्तगाली और अरेबियन, जो अभी हमने दिखाया मुख्य प्रतिद्वंदी, अभी जो हमने बताया मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे, तो अरेबियन, मिस्र और तुर्की, ये पुर्तगालियों के प्रतिद्वंदी थे। इन्हीं के साथ हिंद महासागर में युद्ध हुआ था 1508 में। और इस युद्ध में अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को हम शॉर्ट में अल्मेडा कहते हैं। तो इस युद्ध में अल्मेडा की हार हुई और इसी युद्ध में इनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के पुत्र की मृत्यु 1508 में हिंद महासागर के युद्ध में हो जाती है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की वापसी फिर 1509 में होती है। 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वापस आते हैं और 1509 में ही चौल का युद्ध होता है। चौल का युद्ध गुजरात में होता है। तो चौल का युद्ध कहाँ होता है? गुजरात में। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चौल का युद्ध कहाँ हुआ और किसके बीच लड़ा गया। तो अल्मेडा और गुजरात अरबी और तुर्की, ये दो पक्ष थे। एक तरफ अल्मेडा था और एक तरफ गुजरात अरबी और तुर्की था। इसमें गुजरात अरबी और तुर्की पराजित होते हैं। गुजरात अरबी और तुर्की ये पराजित हो जाते हैं। और ये युद्ध हुआ था पुर्तगाली में अल्मेडा थे। अल्मेडा 1909 में ये युद्ध हुआ था। चौल का युद्ध 1909 में हुआ था। एक तरफ अल्मेडा यानी फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी नहीं मतलब पुर्तगाली थे। एक तरफ पुर्तगाली थे और दूसरी तरफ से गुजरात तुर्की अरबी। तो इसमें हार जाता है तो कौन हारता है? तो गुजरात अरब और तुर्क हारता है और इसमें विजय होते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यहाँ हमने लिखा है अल्मेडा की विजय। अल्मेडा विजय होते हैं और गुजरात अरब और तुर्क हारते हैं। इस युद्ध का परिणाम यह निकलता है कि परिणाम स्वरूप सबसे शक्तिशाली होकर पुर्तगाली हिंद महासागर में उभर जाते हैं। यह जो 1509 के युद्ध में जो चौल का युद्ध हुआ, इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि सबसे शक्तिशाली होकर पुर्तगाली उभरते हैं। कहाँ? तो हिंद महासागर में पुर्तगाली सबसे शक्तिशाली होकर उभरते हैं। किस युद्ध के परिणाम के स्वरूप? तो चौल युद्ध के परिणाम स्वरूप सबसे शक्तिशाली होकर हिंद महासागर में उभरते हैं। कौन? तो पुर्तगाली उभरते हैं, क्योंकि ये तीनों तो हार गया इस वजह से। तो सबसे शक्तिशाली 1509 में हिंद महासागर में पुर्तगाली बन गए थे। और पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क, पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय आता है। पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय कब आता है? तो 1509 से 1515 के बीच। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद दूसरा वायसराय पुर्तगालियों का जो भारत आता है वो है अल्फांसो द अल्बुकर्क, जिसका आगमन 1509 में हुआ और इसका शासनकाल रहा 1500, मतलब ये जो भारत में रहे वो 1509 से 1515 तक भारत में रहे। कौन? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ये पुर्तगालियों के दूसरे वायसराय थे। पूरे पुर्तगाल के 3 वायसराय भारत में आए थे। तो दूसरा वायसराय भारत में कौन आया? तो
पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क जो 1509 से 1515 तक रहे। यह सबसे शक्तिशाली वायसराय था। अल्फांसो द अल्बुकर्क है, ये जो दूसरे वायसराय है, ये सबसे शक्तिशाली वायसराय था। पुर्तगालियों का सबसे शक्तिशाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है और भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क को। अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्तियों का संस्थापक माना जाता है। हिंद महासागर में अपनी शक्ति बढ़ाने के साथ साथ ही इसने भारत राज्य के साथ संबंध अच्छे स्थापित किए थे। इन्होंने जो अल्फांसो द अल्बुकर्क है, इन्होंने हिंद महासागर में अपनी शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ ही इसने भारत राज्यों के साथ संबंध अच्छे स्थापित किए। अच्छे स्थापित कैसे हुए? तो विजयनगर के साथ संबंध किनके साथ, मतलब संबंध अच्छे हुए तो विजयनगर के साथ संबंध अच्छे बनाए इन्होंने। जो दूसरा वायसराय है जो 1509 से 1515 तक रहे अल्फांसो द अल्बुकर्क, वे विजयनगर साम्राज्य के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। अल्फांसो द अल्बुकर्क, इनके कुछ कार्य इस प्रकार हैं कि अल्फांसो द अल्बुकर्क के कार्य इस प्रकार हैं कि इन्होंने विजयनगर के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो दूसरे वायसराय हैं, इन्होंने विजयनगर के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। कृष्णदेवराय से इन्होंने, जो कृष्णदेवराय राजा थे यहाँ के, तो कृष्णदेवराय से भटकल में कारखाना लगाने की अनुमति भी मांगी थी इन्होंने और अनुमति मिल भी गई थी। कृष्णदेवराय ये अल्फांसो द अल्बुकर्क के समकालीन माने जाते हैं। तो बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे, मतलब ये तीनों वायसराय में किसके समकालीन थे? ये अल्फांसो द अल्बुकर्क के। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फांसो द अल्बुकर्क के समकालीन थे कृष्णदेवराय। तो समकालीन थे, यहाँ हमने लिखा है कृष्णदेवराय अल्फांसो द अल्बुकर्क के समकालीन थे। कृष्णदेवराय से ही इन्होंने भटकल में कारखाना लगाने की अनुमति मांगी थी और ये अनुमति उन्हें मिल भी गई थी। 1510 में इनके उपलब्धियों में ये सब हम बता रहे हैं कि 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा जीता। ये इनकी बहुत बड़े उपलब्धियों में गिना जाता है अल्फांसो द अल्बुकर्क को कि 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह जो थे, वो उनका शासन था गोवा पर और उनसे ही अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा जीता और गोवा को इन्होंने अस्थायी राजधानी भी बनाई अपनी और बहुत दिनों तक इनका मतलब ये कार्य क्षेत्र भी बना रहा। पुर्तगालियों के कब्जे में आज़ादी के बाद भी गोवा इनके कब्जे में रहा और यहाँ से ये व्यापार चलाते थे। तो 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये बात थोड़ा ध्यान रखने लायक है कि बीजापुर का शासक कौन था? तो यूसुफ आदिल शाह थे बीजापुर के शासक और इन्हीं के अंडर में आता था गोवा और इन्हीं से गोवा जीत लिया अल्फांसो द अल्बुकर्क जो पुर्तगालियों के दूसरे वायसराय थे। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने सती प्रथा को बैन किया अपने क्षेत्रों में, पूरे भारत में नहीं किया था, मतलब अपने क्षेत्रों में, क्योंकि पुर्तगाली जो थे वे भारत के कोस्टल एरियाज़ में ही तक ही सीमित थे। कोस्टल एरियाज यानी समुद्र, जो भारत के तटीय क्षेत्र हैं और तटीय क्षेत्र इधर गोवा से लेके केरल, ये सब जितने भी तटीय क्षेत्र हैं
बस इन्होंने अपना विकास तटीय क्षेत्र तक ही किया था। इस वजह से इन्होंने अपने क्षेत्र में सती प्रथा का बैन किया था। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क का एक और उपलब्धि में आता है कि सती प्रथा को कोस्टल एरियाज यानी समुद्री क्षेत्र के एरिया जो थे उसमें बैन किए थे, जहाँ तक इनकी शासन था, इनका क्षेत्र था वहाँ तक, अपने क्षेत्र में ही। यहाँ हमने लिखा भी है कि सती प्रथा को बैन किया अपने क्षेत्रों में, यानी जो पुर्तगाली वायसराय थे उन्होंने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बैन किया था, क्योंकि ये पूरे अंदर तक तो इनका शासन नहीं था, इसलिए ये अंदर तक तो जा भी नहीं सकते थे और वहाँ तक इनका शासन भी नहीं था, तो अंदर कैसे ये बैन करते हैं। तो इन्होंने अपने ही क्षेत्र में बैन किया सती प्रथा को। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त किया। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त किया। जो शांत जल की नीति थी उसमें टैक्स लिया जाता था। हिंद महासागर में जहाज़ें पार होने के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए टैक्स लिया जाता था, इन्होंने उसको समाप्त किया। ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त किया और पुर्तगाली बस्ती बसाने पर इन्होंने जोर दिया। पुर्तगाली बस्ती, ये जो पुर्तगाली बस्तियां बसाने पर जोर दिया। ये जो दूसरे वायसराय हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क, इन्होंने पुर्तगाली नागरिकों को कहा कि पुर्तगाली बस्तियां बसाएं। इन्होंने आदेश दिया कि पुर्तगाली बस्तियां बसाई जाए। इन्होंने व्यापार का विस्तार किया, ये भी इनकी उपलब्धि में ही आता है। इन्होंने व्यापार का विस्तार किया और इन्होंने एक सबसे नया चीज़ चालू किया कि इन्होंने भारतीयों से विवाह करने को प्रेरित किया। इन्होंने जो द्वितीय वायसराय है अपने पुर्तगाली नागरिकों को प्रेरित किए कि ये भारतीयों से विवाह करें, जिससे इनकी पकड़ भारतीय क्षेत्र में मजबूत हो, जिनसे इनके भारतीय क्षेत्र में इनकी पकड़ मजबूत हो और यहाँ वे शासन कर सकें। तो भारतीयों से विवाह करने के लिए प्रेरित किसने किया? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो द्वितीय वायसराय थे पुर्तगाल के। इसके बाद आते हैं तृतीय वायसराय। तृतीय वायसराय है नूना दा कुन्हा। नूना दा कुन्हा वायसराय रहे थे ये 1529 से 1538 तक। नूना दा कुन्हा का ये काल है, जो वायसराय का समय है, इनका समय है 1529 से 1538 तक। ये भारत में पुर्तगाल के वायसराय रहे। पुर्तगाली वायसराय तृतीय या तीसरे पुर्तगाली वायसराय नूना दा कुन्हा थे, जो 1529 से 1538 तक रहे। भारत में पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी गोवा को 1530 में बनाया गया। ये नूना दा कुन्हा ही जो थे उन्होंने ही बनाया। भारत में पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी गोवा को माना गया, जो 1530 में, हमने अभी कहा ना, ये गोवा को जीता था किससे? तो यूसुफ आदिल शाह से जीता था, जो बीजापुर के शासक थे गोवा को। और बाद में ही गोवा को 1530 में, यानी बाद में मतलब कुछ समय बाद 1530 में गोवा को अस्थायी राजधानी बना दिया गया पुर्तगालियों का भारत में। तो पुर्तगालियों का राजधानी भारत में बना था गोवा, उसे 1530 में बनाया गया। और ये इसे बनाने वाले थे तीसरे वायसराय नूना दा कुन्हा। इनका क्षेत्र था पूर्वी तटीय क्षेत्र तक ही ये विस्तार था इनका, हुगली तक। इनका जो पुर्तगालियों का क्षेत्र था ये हुगली तक इनका विस्तार था। हुगली ये अभी वर्तमान कलकत्ता में आता है हुगली। पूर्वी तटीय क्षेत्र तक, मतलब ये तो पश्चिमी है ना, गोवा पश्चिमी में है और हुगली पूर्वी में आ जाता है। पूर्वी तटीय क्षेत्र हुगली आता है पूर्वी तटीय क्षेत्र में
हुगली, और ये पश्चिमी आता है, पश्चिम में गोवा आता है, तो गोवा से हुगली तक इनका कोस्टल एरिया जिसे कहते हैं तटीय क्षेत्र में इनका शासक था। तो भारत के जो साइड वाले जो क्षेत्र होते हैं, जिसे भारत हम ऐसे 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 भारत बनाते हैं, तो ये जो एरिया है यही साइड में ही इनका शासन था। तो ये कलकत्ता तक, यानी कलकत्ता में जो आता है बंगाल में हुगली आता है, तो उसे वहीं तक इनका शासक था, पूरब यानी पश्चिम से पूरब तक, और ये तटीय क्षेत्र में ही था। और इनका एक कारखाना था मद्रास के सेंथोमी में। इन्होंने मद्रास के सेंथोमी में भी अपना कारखाना लगाया था, मद्रास के सेंथोमी में अपना कारखाना लगाया था। तो यहाँ हमने तीनों पुर्तगाली वायसराय के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं कार्टर्ज प्रणाली। कार्टर्ज प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो हिंद महासागर में जहाज़े व्यापार के लिए, आन जान के लिए, व्यापार जो जहाज के द्वारा जो व्यापार होता था उसमें टैक्स लगाया जाता था। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों द्वारा। तो कार्टर्ज प्रणाली पहले क्या है ये हम देखते हैं। मतलब कार्टर्ज प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है, मतलब हिंद महासागर में जो भी व्यापार करेगा उसको टैक्स देना होगा पुर्तगालियों को जहाज पार करने के लिए। तो ये कार्टर्ज प्रणाली की शुरुआत पुर्तगालियों ने की। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में की थी। कार्टर्ज प्रणाली की शुरुआत पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में की थी। तो इसका शुरुआत किसने किया? तो पुर्तगालियों ने किया। कार्टर्ज का मतलब है, मतलब इसका अर्थ अगर निकाले तो एक परमिट, एक लाइसेंस है कि हाँ ये लाइसेंस लेने के बाद आप व्यापार कर सकते हैं। तो कार्टर्ज प्रणाली एक परमिट है, या फिर इसे लाइसेंस भी कहते हैं, व्यापार का लाइसेंस। हिंद महासागर में जो भी व्यापार करेगा उसको पुर्तगालियों से लाइसेंस लेना होगा और लाइसेंस के लिए पैसे देने होंगे। तो हिंद महासागर में जो भी व्यापार करेगा उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, उसी को कहते हैं कार्टर्ज प्रणाली। इसका अर्थ यही है, परमिट या लाइसेंस। इस कार्टर्ज प्रणाली को मुगल बादशाह ने भी लिया था। मुगल बादशाह कौन? तो अकबर और जहांगीर ने भी कार्टर्ज प्रणाली को स्वीकार किया था। कार्टर्ज प्रणाली, ये जो पुर्तगालियों द्वारा जो कार्टर्ज प्रणाली हिंद महासागर में लगाया गया था, तो इसको भारतीय मुगल बादशाह, उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में मुगल बादशाह, मतलब मुगल बादशाह हमेशा शक्तिशाली रहे, तो मुगल बादशाह जैसे शक्तिशाली शासकों ने भी कार्टर्ज प्रणाली को पुर्तगालियों से खरीदा था हिंद महासागर में व्यापार के लिए। तो इसमें कितने बहुत बार प्रश्न आए हैं कि किन मुगल राजाओं ने कार्टर्ज प्रणाली को खरीदा था या फिर लिया था? तो अकबर और जहांगीर ने भी कार्टर्ज प्रणाली, कार्टर्ज सिस्टम को स्वीकार किया था। इन्होंने भी पुर्तगालियों से कार्टर्ज प्रणाली लिए थे। कार्टर्ज सिस्टम को मतलब स्वीकार किया था। इस कार्टर प्रणाली को लेने के बाद भी इसमें एक शर्त था कि कार्टर्ज प्रणाली लेने के बाद भी काली मिर्च और गोला बारूद पर पुर्तगालियों का एकाधिकार था। मतलब आप परमिट ले भी लिए हैं, फिर भी आप काली मिर्च का व्यापार और गोला बारूद का व्यापार पर एकाधिकार था पुर्तगालियों का। आप इन दोनों चीज़ों का व्यापार नहीं कर सकते हैं। लाइसेंस लेने के बाद भी इस पर एकाधिकार था पुर्तगालियों का। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा अपवाद व्यापार। अपवाद व्यापार क्या है? तो काली मिर्च और गोला बारूद पर एकाधिकार था पुर्तगालियों का। परमिट लेने के बाद भी, लाइसेंस लेने के बाद भी काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार कोई भी नहीं कर सकता था, सिर्फ पुर्तगालियों को छोड़कर, या फिर पुर्तगाली अगर अनुमति दे तभी जाके आप काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं अगर वो अनुमति ना दे तो अब अपवाद व्यापार क्या है? तो काली मिर्च और गोला बारूद।
यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध 1612 में हुआ था। ये हुआ था पुर्तगाली और ब्रिटिशों के बीच। स्वाली का युद्ध 1612 में हुआ। स्वाली का युद्ध कब हुआ? तो 1612 में हुआ। 1612 में ब्रिटिशों किसके किसके बीच हुआ? तो ये ब्रिटिशों और पुर्तगालियों के बीच हुआ। स्वाली का युद्ध ब्रिटिशों और पुर्तगालियों के बीच हुआ। पुर्तगालियों के बीच हुआ। ये स्वाली का युद्ध किस स्थान पे हुआ? तो गुजरात सूरत के पास। गुजरात में सूरत के पास एक गांव है, वहीं हुआ। सूरत के पास एक गांव है, वहीं पर हुआ स्वाली का युद्ध। तो स्वाली का युद्ध 1612 में हुआ। ये ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच हुआ और ये इसका स्थान है गुजरात सूरत के पास एक गांव है स्वाली नाम का। ये जो स्वाली है ये गांव का ही नाम है स्वाली। तो गुजरात में सूरत है और सूरत के पास ही है एक गांव है स्वाली। तो स्वाली में हुआ है, ये 1612 में हुआ स्वाली का युद्ध। इसीलिए उस गांव के नाम पर ही ये युद्ध का नाम स्वाली का युद्ध रखा गया। स्वाली युद्ध का भी नाम है और जिस जगह पर लड़ा गया, जिस गांव में लड़ा गया, सूरत के जिस गांव में, तो वहीं का नाम है स्वाली। तो इसीलिए इसको कहा जाता है स्वाली का युद्ध। और स्वाली का युद्ध कब हुआ? तो 1612 में हुआ है। 1612 में किसके किसके बीच? तो ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच लड़ा गया स्वाली का युद्ध। इस युद्ध का कारण क्या था? तो ब्रिटिश व्यापार स्थापित करना चाहते थे। इस युद्ध का कारण था ब्रिटिश व्यापार स्थापित करना चाहते थे। कहाँ? तो सूरत में, जिस कारण से ये युद्ध हुआ। इस स्वाली के युद्ध में ब्रिटिश ने पुर्तगालियों को पराजित किया। इस स्वाली के युद्ध में कौन हारा? तो पुर्तगाली हार गए और ब्रिटिश विजय हुए। इस स्वाली के युद्ध का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश विजय रहे। विजय कौन है? तो ब्रिटिश है, विजय हुए। और हारे कौन? तो पुर्तगाली हार गए। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे 1661 का विवाह। 1661 में जो एक विवाह होता है किसके बीच? तो एक कैथरीन का विवाह होता है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से, और उसमें बॉम्बे उन्हें दहेज में दिया जाता है। कैथरीन का विवाह। कैथरीन कौन थी? तो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से होता है और उसको बॉम्बे उन्हें दहेज में दिया जाता है। बॉम्बे दहेज में दिया जाता है। बॉम्बे व्यापार की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। पुर्तगालियों के लिए बॉम्बे व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। इसे पुर्तगालियों ने ब्रिटिशों को दहेज में दिया था। अब हम पुर्तगालियों के पतन का कारण देखते हैं कि पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम कारण देखते हैं। तो पुर्तगालियों के पतन के कारण का पहला कारण है भ्रष्टाचार। कर्मचारियों का वेतन कम था। कर्मचारियों के वेतन कम होने के कारण कर्मचारी अपने में ही वे भ्रष्टाचार करने लगे, यानी घूसखोरी करने लगे, जिस कारण से कंपनी का पतन हुआ। एक कारण इससे भी माना जाता है कि कर्मचारियों में ही भ्रष्टाचार होने लगा। कर्मचारी ही भ्रष्टाचारी बन गए। इनका भ्रष्टाचार करने का कारण था कि इनका वेतन बहुत कम था। इस वजह से ये भ्रष्टाचार करने लगे अपने काम में।
ये कर की चोरी करने लगे, सही सही ये रिपोर्ट नहीं दे करते थे, ये अपने काम में ही भ्रष्टाचारी बने। तो पुर्तगाली का पहला कारण था भ्रष्टाचार, जिसका भ्रष्टाचार इसलिए अगर हुआ, कारण क्या है भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार का कारण ये है कर्मचारियों का कम वेतन होना। दूसरा कारण है, दूसरे पुर्तगालियों का पतन का दूसरा कारण हम देखते हैं, तो धार्मिक रूप से सहिष्णु नहीं थे। पुर्तगाली जो थे ये धार्मिक रूप से सहिष्णु नहीं थे, ये सभी धर्म को एक समान नहीं मानते थे, ये अपने ही धर्म को श्रेष्ठ बताते थे और दूसरे धर्म को नीचा बताते थे। इस वजह से ये कारण था धार्मिक। दूसरा पुर्तगालियों का पतन का सबसे बड़ा कारण था, मतलब सबसे बड़ा कारणों में गिना जाता है धर्म के रूप में सहिष्णु न होना, यानी नहीं थे, वे सहिष्णु नहीं थे। इन्होंने बहुत जगह मंदिर भी तोड़े, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने चर्च बनाए और ज़बरदस्ती धर्मांतर भी करवाते थे पुर्तगाली फिर वैवाहिक संबंध बना के उन्हें क्रिश्चियन में कन्वर्ट भी करते थे। तो धार्मिक रूप से ये सहिष्णु नहीं थे। तीसरा कारण है हिंद महासागरों में लूट मचाने शुरू कर दी। ये तीसरा कारण ये बहुत बड़ा कारणों में गिना जाता है, हिंद महासागरों में लूट मचाने शुरू कर दी। ये हिंद महासागर में कार्टर्ज प्रणाली भी लागू करते थे, यानी लाइसेंस लेने के बाद भी ये लूटपाट करने लगे। एक तो पहले व्यापार करने के लिए दूसरे जो भी व्यापार करना चाहे उससे लाइसेंस खरीदना होता था, और लाइसेंस खरीदने के बाद भी ये उनसे लूटपाट करते थे हिंद महासागर में, जिस कारण से भी इन कारणों में इसे भी गिना जाता, पतन के कारणों में इसे भी गिना जाता है। और इसी में एक महत्वपूर्ण आता है कि प्रतिद्वंदी कंपनियां कौन, तो डच और ब्रिटिश सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कंपनी बनकर उभरा। डच से भी बड़ा प्रतिद्वंदी ये ब्रिटिश है। ये जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया। बाद में डच भी था, पर डच से भी बड़ा ब्रिटिश बन गया प्रतिद्वंदी कंपनी। और ब्रिटिश का ताकत भी धीरे धीरे बढ़ा था। इन्होंने ब्रिटिश ही यहाँ क्या बोलते, स्वाली का युद्ध अभी हमने देखा 1612 में स्वाली का जो युद्ध हुआ, स्वाली का युद्ध 1612 में उसमें हराया। किसने हराया था, तो ब्रिटिश ने ही हराया था इसे, पुर्तगाली को। तो प्रतिद्वंदी कंपनियां डच और पुर्तगाली ये पतन के कारण बनी। और भारत के आंतरिक भागों में व्यापार नहीं, हमने अभी बताया था ना कि कोस्टल एरिया में तक ही पुर्तगाली सीमित रह गए, ये भी एक अंत का कारण बना। ये आंतरिक भाग में, भारत के आंतरिक भागों में ये जाने का कभी प्रयास ही नहीं किए, जिस कारण से इनका अंत हुआ। जबकि ब्रिटिश जो है, ये ब्रिटिश भारत के अंदर तक शासन करते हैं, इस वजह से ये मजबूत होते चले गए और ये पुर्तगाली जो है, ये पुर्तगाली कमज़ोर होते चले गए। तो पतन के कारण में इसे भी एक विशेष रूप से देखा जाता है, इससे भी कि ये आंतरिक रूप में अपना व्यापार नहीं फैला सके और ये कोस्टल एरियाज तक ही, मतलब तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए, ये शासन अंदर नहीं कर पाए। और इसमें उपनिवेश का एक नया खोज, जिसमें ब्राज़ील की खोज की गई। इनका व्यापार एक ब्राज़ील देश की भी खोज हो गई, जिसके कारण ये व्यापार में इधर ज़्यादा ध्यान देने लगे। ब्राज़ील की नई खोज, इन्होंने एक व्यापार के लिए ब्राज़ील की खोज की थी, खोज की। पुर्तगालियों के पतन के कारण के बाद आइए हम इसका योगदान देख लेते हैं कि इन्होंने भारत में क्या क्या योगदान दिए, शासन करने के दौरान, कि भारत में कौन कौन सा योगदान दिए।
तो इनका पहला योगदान है फसल में। पुर्तगालियों का पहला योगदान है फसल में। फसल में तंबाकू की खेती, अनानास की खेती, टमाटर, आलू, ये सभी पुर्तगालियों की देन है। हम जो अभी तंबाकू, अनानास, टमाटर और आलू जो यहाँ ये भारत की उपज नहीं है, ये पुर्तगाली अपने साथ भारत लेकर आए थे और यहीं से शुरू होता है इन सब की खेती। ये भारत की फसल नहीं है, ये पुर्तगाल की फसल है। तरबूज, अनानास, टमाटर और आलू। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाला बात है कि परीक्षाओं में आता है कि इनमें से कौन से फसल पुर्तगालियों की देन है। यहाँ 4-5 ऑप्शन दिए रहते हैं या फिर यही चारों ऑप्शन दिए रहते हैं और लिखे रहते हैं इनमें से सभी, या इनमें से कोई एक या 3, 2 ऐसे, या फिर 4-5 अलग अलग दे के एक इसमें से एक कोई दे देता है और आंसर बताने को कहता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि तंबाकू, अनानास, टमाटर और आलू ये भारत की फसल नहीं है, ये पुर्तगाल की फसल है। पुर्तगाली यानी पुर्तगाली फसल है। दूसरा, नौसेना का विकास। इनका ये नौसेना का विकास में योगदान इनका काफ़ी है। नौसेना के विकास में इनका योगदान रहा। 1556 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया। जो भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है, या फिर भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई तो 1556 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित हुए थे, गोवा में। तो भारत में अगर पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, कहाँ स्थापित की गई थी, तो वो हो जाएगा गोवा में। गोवा में स्थापित की गई थी प्रथम प्रिंटिंग प्रेस। कब? तो 1556 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस। इन्होंने गॉथिक कला का विकास किया। गॉथिक कला पुर्तगालियों की देन है। गॉथिक कला वो कला है जिसमें चर्च बने होते हैं। इसी कला में चर्च बने होते हैं, बहुत सारे गुंबद नुकीले टाइप के बने होते हैं, वही होते हैं गॉथिक कला। गॉथिक कला इसकी देन है, तो पुर्तगालियों की देन है गॉथिक कला। मिशनरी स्कूल कॉलेज की स्थापना पुर्तगालियों की देन है। मिशनरी स्कूल और कॉलेज की स्थापना ये भी पुर्तगालियों की देन है, यानी जो देन है। जहाज निर्माण शुरुआत भी पुर्तगालियों की देन है। जहाज निर्माण कौन? उड़ने वाला जहाज नहीं, पानी का जहाज। पानी का जहाज जो है ये पुर्तगालियों की देन है। पानी जहाज ये पुर्तगालियों की ही देन है। तो यहाँ हमने पहला चैप्टर या कहें चैप्टर नहीं, इसको विषय कहेंगे। पहला हमने यूरोपियों के आगमन में जो पहला कंपनी है उसके बारे में हमने जाना कि उनका योगदान क्या था, वो कैसे आए, कौन कौन सा उन्होंने युद्ध लड़ा, उनके कितने वायसराय थे, उनका योगदान क्या है, ये सब हमने पुर्तगालियों के बारे में जाना। आइए अब हम दूसरे यूरोपीय कंपनी के बारे में जानते हैं। दूसरा यूरोपीय कंपनी है कौन है? तो डच है। दूसरा यूरोपीय कंपनी कौन सा है? तो डच है दूसरा यूरोपीय कंपनी जो भारत में है। दूसरे नंबर की यूरोपीय कंपनी जो भारत में आई वो है डच कंपनी। डच कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1602 में हुई। 1602 में हुई डच कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। इसकी स्थापना नीदरलैंड में हुई थी। 1602 में नीदरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई? तो नीदरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना नीदरलैंड में हुई थी। प्रथम डच नागरिक कौन था आने वाला? प्रथम डच नागरिक थे कॉर्नेलियस डी हॉटमैन। प्रथम डच नागरिक थे कॉर्नेलियस डी हॉटमैन। प्रथम डच नागरिक कौन थे? तो कॉर्नेलियस डी हॉटमैन। तो क्या बोलते हैं पुर्तगालियों के प्रथम नागरिक कौन थे? तो
वास्को डी गामा। और डच कंपनी से आए थे वो प्रथम नागरिक थे कार्लेनियस डी हॉटमैन। डचों ने अपना प्रथम फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की और कब स्थापित की? तो 1605 में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। 1610 में पुलिकट में भी, 1610 में पुलिकट में दूसरी फैक्ट्री 1610 में पुलिकट में। बंगाल में इनका मुख्य केंद्र था डचों का बंगाल में इनका मुख्य केंद्र था चिंसुरा। बंगाल में इनका मुख्य केंद्र था चिंसुरा। और पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो हुगली। बंगाल में पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र हुगली था और डचों का है चिंसुरा। बंगाल में मुख्य केंद्र है डचों का चिंसुरा। ये डच जो कंपनी है ये 21 वर्षों का परमिट दिया गया था संसद के द्वारा। ये डच संसद ने ये जो डच कंपनी 1602 में बनी उसको डच संसद के द्वारा 21 वर्षों का परमिट दिया गया था व्यापार करने का, कि आप जाइए भारत में व्यापार कीजिए। इसे कितने वर्षों का? तो 21 वर्षों का परमिट दिया गया था। और किसके द्वारा? डच के संसद के द्वारा। डच के संसद के द्वारा इसे 21 वर्षों का परमिट दिया गया था। और परमिट में क्या था? तो आप युद्ध कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, दुर्गीकरण कर सकते हैं, ये तीनों कर सकते हैं। ये आदेश वहाँ से यानी परमिट दिया गया था डच संसद द्वारा। डचों ने व्यापार में सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया? तो मसालों पर, सूती वस्त्रों पर अधिक बल दिया। डचों ने व्यापार के मामले में सूती वस्त्र और मसालों पर इन्होंने अधिक बल दिया। डच भी तो व्यापारिक ही कंपनी थे, ये भी व्यापार ही करने आए थे, पर इन्होंने व्यापार में सबसे ज़्यादा बल मसाले और सूती वस्त्रों पर अधिक बल दिया। डचों का भारत के अलावा उपनिवेश शहर और भी थे। उपनिवेश शहर डचों का उपनिवेश शहर था इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और पेटबिया सिटी शहर इन्होंने ही बसाया था। श्रीलंका में भी व्यापार था इनका। तो डचों का उपनिवेश था भारत के अलावा इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा में ये अधिक रुचि रखते थे। और पेटबिया सिटी शहर इन्होंने ही बसाया था। श्रीलंका में भी ये व्यापार करते थे। कौन? तो डच करते थे, श्रीलंका में भी व्यापार करते थे। और इनका उपनिवेश था इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा में ये अधिक रुचि रखते थे। इन्होंने नौसेना पर बल अधिक दिया। इन्होंने नौसेना पर बल दिया, थल सेना पर बल दिया, व्यापार पर केंद्रित थे। ये व्यापार पर केंद्रित थे। और 1740-41 में कोलाचल का युद्ध हुआ। 1740-41 में कोलाचल का युद्ध हुआ। 1740-41 में कोलाचल का युद्ध त्रावणकोर के राजा से हुआ था, जिसमें त्रावणकोर के राजा से हार गए थे ये। इसमें 1740-41 में कोलाचल का युद्ध हुआ। इसमें हारा कौन? तो डच ही हारा था, त्रावणकोर के राजा से हार गए थे डच। 1700 देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये 1740-41 में कोलाचल का युद्ध हुआ और इसमें त्रावणकोर के राजा से हार गए थे ये। त्रावणकोर के राजा से ये हार गए थे। डचों के शासनकाल में जो युद्ध लड़ा गया उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये युद्ध आता है तो बेदरा का युद्ध, जो 1759 में लड़ा गया था। और ये
बहुत सारे परीक्षाओं में, बहुत सारे कंपटीशन के परीक्षाओं में, यानी हाँ मतलब पूछा जाता है, कंपटीशन के परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ और किसे किसके बीच लड़ा गया था और इसमें कौन विजय हुआ और कौन नहीं। तो डच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा गया। किसके साथ लड़ा गया? तो ब्रिटिश और डच के बीच लड़ा गया था। बेदरा का युद्ध ब्रिटिश और डच के बीच लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश विजय हुए, इसमें ब्रिटिश विजय रहे और डच पराजय हुए। 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा गया और इसमें ब्रिटिश विजय हुए और डच पराजय हुए। बिहार में प्रथम कंपनी डचों की प्रथम कंपनी, इसी बीच बिहार में डच की प्रथम कंपनी कासिम बाजार पटना में 1932 में स्थापित की जाती है। डचों की प्रथम कंपनी बिहार में, मतलब बिहार में प्रथम कंपनी 1632 में कासिम बाजार पटना में स्थापित की जाती है। तो इसमें कई बहुत सारी परीक्षाओं, बिहार के जो परीक्षाएं होती हैं, राज्य स्तर की परीक्षाएं, उसमें तो अधिकतर यह पूछा जाता है कि यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहला कंपनी कौन है जिसने पटना में अपना कंपनी स्थापित किया। तो सबसे प्रथम कंपनी यही आती है 1632 में। 1632 में जिन्होंने कंपनी स्थापित की थी कासिम बाजार पटना में, 1632 में डचों ने अपनी बिहार में प्रथम कंपनी कासिम बाजार पटना 1632 में स्थापित किया। डचों के पतन का कारण देखते हैं। तो डचों के पतन के कारण क्या थे? तो डच सरकार का सीधा नियंत्रण, कंपनी पर, जो डच कंपनी थी उस पर सरकार का सीधा नियंत्रण था, यह भी एक पतन का कारण बनी। भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया के व्यापार में अधिक रुचि रखते थे। इंडोनेशिया के व्यापार में डच कंपनी भारत की अपेक्षा अधिक रुचि रखते थे, यह भी एक पतन का कारण बने। नौसैन्य शक्ति का अभाव, इन्होंने अपनी नौसैन्य शक्ति को कभी मजबूत ही नहीं किया डच कंपनी ने, तो ये भी इनका एक पतन का कारण बन गई। इसके बाद अब हम देखते हैं तीसरा ब्रिटिश कंपनी जो है, तीसरा यूरोपीय कंपनी कौन है भारत में? जिन्हें तीसरे नंबर का यूरोपीय कंपनी जिसने भारत में आगमन किया था, तो वो है ब्रिटिश। तो ब्रिटिश का भारत में आगमन कब हुआ? तो 1608 में, और ये गए कब? तो 1947 में। तो 1608 में इनका आगमन हुआ, 1647 में ये गए थे। सबसे शक्तिशाली कंपनी है तो वो है ब्रिटिश कंपनी। ये जितने भी यूरोपीय कंपनी है उसमें से सबसे शक्तिशाली कंपनी है ब्रिटिश, जो 1608 में आए और 1947 में गए। तो ब्रिटिश का प्रथम नागरिक कौन था? तो जॉन मिल्टन हॉल, जो स्थल मार्ग से आया था। तो पहला ब्रिटिश नागरिक कौन है? तो जॉन मिल्टन हॉल। ये कौन से? ये जल मार्ग से नहीं आए थे, ये स्थल मार्ग से आए थे। उस समय भारत में शासक कौन था? तो अकबर। जब ये प्रथम नागरिक ब्रिटिश आए थे तो उसमें अकबर भारत का शासक था। उस वक्त कौन था? तो अकबर था भारत का शासक। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम उस समय मर्चेंट्स ऑफ लंदन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन 1999 में
इसको बनाया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो उस समय इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, उस समय इसका नाम था कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन। इसकी स्थापना हुई थी, मतलब ब्रिटेन में ही इसकी स्थापना हुई, तो ब्रिटेन में इसकी स्थापना 1599 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई थी। बाद उस वक्त इसका नाम था कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन, जिसकी स्थापना 1599 में हुई। बाद में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। इसको मान्यता प्राप्त था महारानी की, मान्यता प्राप्त था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी की मान्यता प्राप्त थी। ये मान्यता कब मिला? तो 31 दिसंबर 1600 को। ये जो कंपनी बना था ब्रिटेन में, लंदन में, उस वक्त जो कंपनी बना था कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन बना था 1599 में, पर इसको महारानी की मान्यता प्राप्त हुई 31 दिसंबर 1600 AD में। 1600 AD 31 दिसंबर को इसे महारानी की मान्यता प्राप्त हुई। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से 15 वर्ष की अनुमति मिली थी। जब ये 31 दिसंबर 1600 को जब महारानी की मान्यता प्राप्त हुई, उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से 15 वर्ष की अनुमति मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में व्यापार करने के लिए। तो ब्रिटिश कंपनी जो भारत आए थे उसे कितने वर्ष का अनुमति दिया गया था? तो उसे 15 वर्ष का अनुमति दिया गया था ईस्ट में व्यापार करने। ईस्ट यानी पूरब में ही तो भारत है, तो भारत में एक तरह से कहते हैं व्यापार करने के लिए 15 वर्ष की अनुमति दिया गया था इस कंपनी को। कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन जो 1599 में बनी थी, उसे महारानी ने 15 वर्ष की अनुमति दी थी। जेम्स प्रथम असीमित समय के लिए अनुमति दी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से इस कंपनी को 15 वर्ष का अनुमति मिला था ईस्ट इंडिया में व्यापार करने के लिए, पर जेम्स प्रथम ने असीमित समय के लिए इसे अनुमति दी थी। कब तक के लिए दी थी और कौन दिया था? असीमित समय के लिए अनुमति कौन दिया था? तो जेम्स प्रथम ने दिया था असीमित समय के लिए। असीमित समय के लिए व्यापार के लिए इसे अनुमति दे दिया गया था जेम्स प्रथम के द्वारा। इस कंपनी का आगमन 1604 में इंडोनेशिया में हुआ। ये जो मर्चेंट्स ऑफ लंदन कंपनी जो बनी थी 1599 में, और इसको जो 15 साल का जो अनुमति मिला ईस्ट में व्यापार करने के लिए, तो प्रथम इसने इंडोनेशिया में 1604 में इंडोनेशिया में इसने आगमन किया। 1604 में व्यापार के लिए। जेम्स प्रथम राजदूत भेजा किसको? तो हॉकिंस को 1608 में जहांगीर से, और इसी क्रम में जेम्स प्रथम ने राजदूत के रूप में हॉकिंस को भेजा 1608 में। किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम ने राजदूत के रूप में हॉकिंस को भेजा 1608 में जहांगीर के दरबार में। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि हॉकिंस किसके दरबार में आया था व्यापार की अनुमति लेने के लिए? तो जहांगीर के दरबार में 1608 में। कब आया हॉकिंस भारत? तो 1608 में। तो 1608 में हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। उस समय जहांगीर कहाँ था? तो आगरा में। उस समय जहांगीर कहाँ मिला? तो आगरा के दरबार में आया था हॉकिंस, और वहीं रहते थे जहांगीर। कब आया था? तो 16, और इसको
और 1600 कब आया था? तो 1608 में आया था जहांगीर के दरबार में हॉकिंस। और जहांगीर का काल कब से कब तक माना जाता है? तो जहांगीर का काल इंडोनेशिया में 1604 में व्यापार के लिए पहुंचा ब्रिटिश। जेम्स प्रथम ने राजदूत के रूप में हॉकिंस को 1608 में जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर उस वक्त आगरा में रहते थे। और जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1605 से 1627। जहांगीर का शासनकाल देखें तो 1605 से 1627। और जेम्स हॉकिंस ने भेजा था अपना प्रथम राजदूत हॉकिंस को। कब? तो 1608 में। हॉकिंस को खान की उपाधि दी गई, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। हॉकिंस को खान की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। और 400 का मनसब और व्यापार की अनुमति भी मिला था जहांगीर के द्वारा। 1608 में हॉकिंस जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति के लिए जब आया तो उस वक्त कहाँ आया था? तो आगरा में आया था। और जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? तो खान की उपाधि दी और 400 का मनसब दिया और व्यापार की अनुमति भी दी साथ में। अब आगे हम देखते हैं इसमें कितने 3 ब्रिटिश राजदूत थे जो प्रमुख है। 3 ब्रिटिश राजदूत। और ये कब कब आए हैं ये हम देखेंगे। तो प्रथम ब्रिटिश राजदूत कौन थे? तो हॉकिंस। प्रथम ब्रिटिश राजदूत थे हॉकिंस जो 1608 में आए थे। जो 1608 में आए। और ये किसका दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। आगरा में जहांगीर के दरबार में आए थे। किस लिए आए थे? तो व्यापार की अनुमति के लिए आए थे। और हॉकिंस को ही जहांगीर ने खान की उपाधि भी दी थी, 400 का मनसब भी दिया था और व्यापार की अनुमति भी दी थी। दूसरा ब्रिटिश राजदूत है कैप्टन थॉमस बेस्ट जो 1611 में आया। कैप्टन थॉमस बेस्ट। कैप्टन थॉमस बेस्ट कब आया? ये भी एक ब्रिटिश राजदूत है। ये आए 1611 में। और थॉमस रॉ 1615 से 18 तक रहे हैं। ये व्यापार में रियायत के लिए आए थे। थॉमस रॉ कब आया? तो थॉमस रॉ 15 से 18 है। ये भी एक राजदूत ही थे, ब्रिटिश राजदूत थे। ये व्यापार की अनुमति के लिए आए थे 1615 से 18। ये व्यापार के रियायत के लिए आए थे। आगे हम देखेंगे ब्रिटिशों के कारखाने कहाँ स्थापित किए गए थे और कब स्थापित किए गए थे। तो आगे हम क्या देखेंगे? तो ब्रिटिशों के कारखाने कहाँ स्थापित किए गए थे और कब स्थापित किए गए थे ये हम देखेंगे। तो प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 में। परंतु यह स्थायी नहीं था। ब्रिटिशों का प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में। ब्रिटिशों का प्रथम कारखाना कहाँ? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था 1611 में। परंतु यह अस्थायी नहीं था। दूसरा कारखाना सूरत में 1612-13 में खोला गया। ब्रिटिशों का दूसरा कारखाना 1612-13 में खोला गया। यह प्रथम अस्थायी कंपनी था। तो ब्रिटिशों का प्रथम अस्थायी कंपनी कहाँ खोला गया? तो सूरत में खोला गया। और कब खोला गया? 1612-13 में खोला गया। यह प्रथम अस्थायी कंपनी। तो सवाल बहुत बार ये आता है कि ब्रिटिशों का प्रथम अस्थायी कंपनी पूछा जाए तो बताइएगा सूरत। इसकी स्थापना कब की गई? 1612-13 में। और ब्रिटिशों का प्रथम कारखाना सिर्फ पूछे प्रथम कारखाना तो आप मसूलीपट्टनम 1611 लगाइएगा, ठीक। और अगर बोलेगा प्रथम अस्थायी कारखाना
तब आप सूरत लगाइएगा, जो 1612-13 में ये जो सूरत में जो स्थापित किया गया, इसी को, यही हुआ था स्वाली के युद्ध में, इसी को जीता गया था। किसके साथ हुआ था ये? स्वाली का युद्ध में जीता गया था। ये जो सूरत में जगह था स्वाली, गुजरात के सूरत के स्वाली गांव में लड़ा गया था स्वाली का युद्ध। ये पुर्तगाली और ब्रिटिशों के बीच, जिसमें पुर्तगाली हार गया था और ब्रिटिश की विजय हुई, तब जाकर ब्रिटिशों को ये अस्थायी कारखाना लगाने की अनुमति मिली थी। ये वही अस्थायी कारखाना है 1612 का। प्रथम अस्थायी कारखाना तभी स्थापित हुआ था 1612 में, पुर्तगालियों को हराकर। तो पुर्तगालियों के प्रथम कारखाना 1612-13 में स्थापित किए गए थे, प्रथम कारखाना सूरत में। और से पूछा जाए कारखाना जो अस्थायी नहीं था वो मसूलीपट्टनम 1611 में। तीसरा कारखाना मद्रास में खोला गया, ब्रिटिशों का तीसरा कारखाना मद्रास में खोला गया 1639 में। ब्रिटिशों का तीसरा कारखाना मद्रास में 1639 में। चौथा कारखाना कलकत्ता में खोला गया 1658 में। यहाँ शायद हम ब्रिटिशों का तीसरा कारखाना 1639 में और चौथा कारखाना ब्रिटिशों का 1658 में हुगली, और हुगली में खोला गया था 1651 में। हुगली में कब खोला गया कारखाना ब्रिटिशों का? तो 1651 में। और कलकत्ता में ब्रिटिशों का कारखाना 1658 में। पांचवा कारखाना बॉम्बे में खोला गया जो 1686 में। ब्रिटिशों का पांचवा कारखाना 1686 में। तो बॉम्बे में जो कारखाना स्थापित हुआ वो ब्रिटिशों का कब हुआ? तो 1686 में। आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं 3 प्रमुख नगर जो ब्रिटिशों के द्वारा 3 प्रमुख नगर बसाए गए थे। वो नगर है फ्रांसिस डे मद्रास, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये 1639 में स्थापित किया गया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज 1639 में। फोर्ट सेंट जॉर्ज 1639 में। गैराल्ड अंगियारा, इन्होंने बॉम्बे शहर की स्थापना की। गैराल्ड अंगियारा इन्होंने बम्बई शहर की स्थापना की। और जॉब चारनॉक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की। इसमें फोर्ट विलियम का मतलब किया, फोर्ट विलियम को बनाया। और फोर्ट विलियम जो है उसको बनाया। इसी के अंदर कालीकता, सुतानती और गोविंदपुरा नाम का शहर बसाया वहीं पर कलकत्ता में ही। आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वायसराय। कौन कौन बने और कैसे कैसे बने जो क्रम है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? प्रथम रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बना। पहले था बंगाल का गवर्नर, पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर होता था। उसके बाद फिर बन गया उसी पद को, बंगाल के गवर्नर के पद को ही थोड़ा बड़ा करके बनाया बंगाल का गवर्नर जनरल, जो बना था वॉरेन हेस्टिंग। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल में बंगाल, मद्रास और बॉम्बे को कहा जाता था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल
किसे कहा जाता था? तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे को, तीनों क्षेत्रों को मिलाकर जो शासन करता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। उसके बाद बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये बने विलियम बेंटिक। और वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर हम एक बार इसको और फिर से पढ़ते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे को मिलाकर कहा जाता था बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद बंगाल जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अब इसी के साथ ब्रिटिश का समाप्त होता है। अब हम चौथे यूरोपीय कंपनी में प्रवेश करते हैं, और चौथा यूरोपीय कंपनी कौन है? तो डेनिश का शासनकाल लंबा नहीं था और इसका कुछ ज़्यादा योगदान भी नहीं था। ये बहुत छोटा सा ही में इसको हम निपटाने की कोशिश करेंगे, तो इसका कोई बड़ा ज़्यादा रोल नहीं है, इसलिए हम इसको छोटा में ही निपटाते हैं। तो डेनिश कंपनी कब बना? तो 1616 में। चौथा यूरोपीय कंपनी कौन है? तो डेनिश है। सबसे कमज़ोर कंपनी इसी डेनिश को ही कहा जाता है। सबसे कमज़ोर अगर यूरोपीय कंपनी में कहा जाए कि सबसे कमज़ोर कंपनी कौन है, तो ये डेनिश कंपनी है, जो 1616 में बना, जो आगमन हुआ। मतलब सबसे कमज़ोर कंपनी डेनिश कंपनी है। ये डेनमार्क से आए। डेनिश कंपनी कहाँ से आए? तो ये डेनिश कंपनी डेनमार्क से आई। इसका प्रथम कारखाना 1620 में ट्रेंकोबार, तमिलनाडु में स्थापित किया। डेनिशों का प्रथम कारखाना 1620 में ट्रेंकोबार, तमिलनाडु में स्थापित किया गया। 1620 में डेनिशों का प्रथम कंपनी। सेरामपुर बंगाल में इसका एक कंपनी स्थापित हुआ। वो कब स्थापित हुआ? तो 1676 में सेरामपुर बंगाल में एक कंपनी अपना स्थापित किया। 1676 में सेरामपुर बंगाल में। और 1845 से 1853 में भारतीय व्यापार ब्रिटिशों को बेच दिया गया। डेनिशों ने अपना व्यापार 1845 से 53 के बीच डेनिशों ने अपना व्यापार 1845 से 53 के बीच भारतीय व्यापार ब्रिटिशों को बेच दिया गया। ये अपना व्यापार ब्रिटिश कंपनी को 1848 से 1853 के बीच बेच दिए। और लास्ट वाला जो बचा था इनका अंडमान निकोबार द्वीप समूह ब्रिटिशों को भी बेच दिया। ये लास्ट में कब बेचे? तो 1868 में। और इनका जो लास्ट है, इन्होंने जो ब्रिटिशों को दे दिया, अपना बेच दिया कहा जाए तो, इन्होंने 1868 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी ब्रिटिशों को देकर यहाँ से चले गए। तो इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी ब्रिटिशों को 1868 में बेच दिया गया और यहाँ से वे चले गए। इनका ज़्यादा योगदान भारत में नहीं रहा। ये ज़्यादा समय तक इनका व्यापार भी ज़्यादा फला फूला नहीं, इसलिए ये बहुत जल्द ही यहाँ से चले गए। अगला हम कंपनी देखते हैं। तो अगला पांचवा कंपनी जो यूरोपीय कंपनी है, पांचवा यूरोपीय कंपनी वो है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी का आगमन 1664 में होता है। फ्रांसीसी कब आया? तो 1664 में। ये पांचवा यूरोपीय कंपनी है जो 1664 में आया। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी
आई। ये 16 फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस से आई थी। फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस से आई थी। यह दूसरी सबसे शक्तिशाली कंपनी थी। जो यूरोपीय कंपनी सबसे शक्तिशाली कौन थी? तो सबसे शक्तिशाली थे ब्रिटिश कंपनी सबसे शक्तिशाली थी। और दूसरी सबसे शक्तिशाली कहा जाए कौन सी कंपनी है? तो फ्रांसीसी कंपनी है, दूसरी सबसे शक्तिशाली कंपनी है। ब्रिटिशों के भारत में मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? तो फ्रांसीसी थे। तो यहाँ पे है वही यहाँ पर है ब्रिटिशों के भारत में मुख्य प्रतिद्वंदी थे फ्रांसीसी जो कंपनी है वह ब्रिटिशों के मुख्य प्रतिद्वंदी थे। फ्रांसीसी के प्रथम नागरिक जो भारत आए पहले वो फ्रांसीसी कैरो जो 1767 में आए थे। फ्रांसीसी कैरो प्रथम नागरिक थे जो 1767 में आए। ये व्यापार का अनुमति लेने के लिए आए थे। फ्रांसीसी शासक लुई 14वें थे। उस वक्त फ्रांसीसी शासक लुई 14वें थे। तो उस वक्त शासक लुई 14वें थे और इसे जो वहाँ का शासक उसे मंत्री द्वारा स्थापित किया जाता था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी और इसको कॉलबट के द्वारा बनाया गया। 1664 में कॉलबट के द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया। यह एक सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। यह एक सरकारी कंपनी थी। राज्य ने विशेष अधिकार दिए और वित्तीय संसाधन भी दिए थे। यह एक फ्रांसीसी एक ऐसा कंपनी थी जिसे राज्य ने विशेषाधिकार दिया था और वित्तीय साधन भी वहाँ की सरकार ने ही दिया था। तो फ्रांसीसी जब कंपनी बना तो उसको राज्य के द्वारा उसे विशेषाधिकार कुछ दिए गए थे, जैसे ये डच को दिया गया था वहाँ के संसद के द्वारा। तो यहाँ के राजा के द्वारा इन्हें विशेषाधिकार दिया गया था और वित्तीय साधन भी प्रदान किए गए थे। संसाधन भी प्रदान किए गए थे। किसको? तो फ्रांसीसी कंपनी को, जो 1664 में कॉलबट के द्वारा बनाया गया था। फ्रांसीसियों का प्रथम कंपनी 1668 में सूरत में स्थापित किया गया। फ्रांसीसियों का प्रथम कंपनी 1668 में सूरत में स्थापित किया गया। 1668 में स्थापित किया गया था सूरत में। दूसरा इनका कारखाना था फ्रांसीसियों का दूसरा कारखाना 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। फ्रांसीसियों का दूसरा कारखाना 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया और 1672 में सैंथोमी का युद्ध लड़ा गया था। 1672 में सैंथोमी का युद्ध लड़ा गया था। डेलाहे ने गोलकुंडा के सैंथोमी को समाप्त किया गया। सैंथोमी का युद्ध 1672 में लड़ा गया था। सैंथोमी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1672 में लड़ा गया था। इसमें डेलाहे ने गोलकुंडा के सुल्तान को हराया, सैंथोमी को समाप्त किया और सैंथोमी को समाप्त किया। 1673 में पुदुचेरी को ही पौंडीचेरी कहते हैं, तो 1673 में पौंडीचेरी की स्थापना हुई। 1673 में पौंडीचेरी की स्थापना हुई। चंद्रनगर बंगाल में सबसे प्रसिद्ध कारखाना था इनका। बंगाल में सबसे प्रसिद्ध कारखाना फ्रांसीसियों का कौन सा था? तो चंद्रनगर में। फ्रांसीसियों का बंगाल में चंद्रनगर में कारखाना था। बंगाल में चंद्रनगर में कारखाना था फ्रांसीसियों का।
प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? तो फ्रांसीसी मार्डिन। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसीसी मार्टिन थे। सबसे शक्तिशाली फ्रेंच गवर्नर जोसेफ डुप्ले को माना जाता है। सबसे शक्तिशाली फ्रेंच गवर्नर जोसेफ डुप्ले को माना जाता है। कर्नाटक का युद्ध फ्रांसीसियों ने 1646 से 63 एडी में लड़ा। कर्नाटक का युद्ध 1646 से 1663 एडी में हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1646 से 48 के बीच हुआ। ये फ्रांसीसी डुप्ले, इसमें फ्रांसीसी की तरफ से डुप्ले थे और ब्रिटिश के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। ब्रिटिश की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच थे, और जिसमें फ्रांसीसी की तरफ से नेतृत्व करता था डुप्ले और ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्व करता थे कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव। इसमें जीत हुआ रॉबर्ट क्लाइव का। इसमें रॉबर्ट क्लाइव ही जीता, मतलब ब्रिटिश से जीते। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 1794 तक चला। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1794 तक चला, जिसमें डुप्ले, एक तरफ फ्रांसीसी की तरफ से डुप्ले थे, दूसरी तरफ से ब्रिटिश थे। डुप्ले और ब्रिटिश के बीच में लड़ा गया, जिसमें जीत हुआ ब्रिटिश का। दूसरा में भी। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक चला। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक चला, जिसमें तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक चला, जिसमें फाउंड द लाली और वर्सेस था ब्रिटिश की तरफ से सर आयर कूट थे। वॉन्डिवॉस के युद्ध में निर्णायक जीत हुई, जिसमें अंग्रेजों की। वॉन्डिवॉस के युद्ध में निर्णायक जीत किसकी हुई? तो अंग्रेजों की हुई, यानी ब्रिटिशों की निर्णायक जीत हुई। अब देख लेते हैं फ्रांसीसियों के पतन के कारण क्या क्या थे। तो फ्रांसीसियों के पतन के कारण में पहला कारण है फ्रांसीसी कंपनी को सरकार का सहयोग नहीं मिला। बाद में फ्रांसीसी कंपनी को सरकार का सहयोग नहीं मिला, यह कारण था प्रमुख कारण। और ब्रिटिशों की नौसेना शक्ति अच्छी थी, जिस कारण से भी फ्रांसीसी हारे, जिस कारण से भी फ्रांसीसियों का पतन हुआ। तीसरा कारण है फ्रांसीसी की अपेक्षा ब्रिटिश गवर्नर अधिक सक्षम थे। फ्रांसीसी की अपेक्षा ब्रिटिश गवर्नर अधिक सक्षम थे। चौथा कारण है ब्रिटिश प्रशासन अच्छी थी। चौथा कारण है ब्रिटिश प्रशासन अच्छी थी। ये फ्रांसीसियों के पतन के कारण रहे। तो इसी के साथ ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, फ्रांसीसियों का भारत में आगमन।